वेलकम अंकित। थैंक यू। आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं जो आपने धुरंधर में प्ले किया है। थैंक यू, सबसे पहले आपने मुझे बुलाया है ना, आपसे बातचीत करने के लिए। आप ये कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर क्या रेफरेंस दिया था आपको बिफोर दे कि कास्ट इन दैट कैरेक्टर? भारती जी, क्या था कि इसके बारे में पहले तो मुझे कुछ बताया नहीं गया था, और कुछ डायलॉग्स मुझे दे दिए गए थे कि आप हमें सुना दीजिए। इसका कुछ लुक टेस्ट था, कुछ ऑडिशन था, वो किया। समझ नहीं आ रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, इस पिक्चर का है क्या। डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद जब बातचीत हुई डायरेक्टर साहब से, आदित्य धर साहब से, कि भाई ये कैरेक्टर है, ये आप कर रहे हैं, जब उन्होंने फाइनल किया तो फिर मुझे उसके बारे में पता लगा कि ये कैरेक्टर जावेद खनानी है, जो पाकिस्तान में जो एक्चुअल रियल कैरेक्टर्स थे, जैसे रहमान डकैत हैं, या एसपी असलम रहे हैं, या जो राकेश बेरी साहब ने किया है, जमील कैरेक्टर जो पॉलिटिशियंस वहाँ के हैं, लियारी के, और अर्जुन रामपाल, उनको भी जिस जिस तरह से बताया गया कि है ना, वो भी एक कैरेक्टर, एक फेस था जो गेटअप उन्होंने लिया, जो उनको दिया गया। तो फिर मुझे पता लगा कि एक जावेद खनानी नाम के खनानी ब्रदर्स लियारी में, कराची में हुआ करते थे 90s के टाइम में, 1990 के टाइम से। और मनी एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज के वो बिज़नेस में थे। 350 उनके ऑफिस थे वहाँ पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान, बाकी गल्फ़, यूरोप, ये सब कंट्रीज़ में भी उनका जो बिज़नेस था वो फैला हुआ था। और ऐसा भी उसमें सुनने में और पढ़ने में भी आया कि शायद वो कुछ 70-80 बिलियंस डॉलर जो है वो बाहर उन्होंने भेजा करते थे। तो इस तरह का वो कैरेक्टर था, इस तरह का उसका बैकग्राउंड था, और जिस तरह से फिल्म में उसको लिखा गया, और फिर जैसा डायरेक्टर ने, धर साहब ने कहा, उसको मैंने करने की कोशिश की। पर जब बोला गया कि जावेद खनानी, तो आपने गूगल किया, कैरेक्टर को समझा, लुक को समझा, क्या था, कैसे आपने इस पे वर्क किया? बिल्कुल बिल्कुल, बात है जी, वो तो एक क्यूरियोसिटी होती है ना। एक अगर रियल कैरेक्टर है जिसके बारे में मैं जानता नहीं, तो गूगल एक रास्ता था, उन्होंने बताया कि आप गूगल कर लीजिए। तो मैं देखना चाहता था कि वो कैसा है। तो उसमें पिक्चर्स थे, उनके फ़ोटोज़ थे वो जावेद खनानी के। तो मैं हंसते हुए कई बार कह देता था, कहा भी मैंने आदित्य धर साहब को, मैंने कहा धर साहब ये तो मेरा भाई लगता है शक्ल से, काफ़ी सिमिलर था। वो फोटो देखा ना मैंने गूगल में, तो मैंने कहा यार ये तो मेरी शक्ल मिलती है। तो मैंने कहा आपने मेरी परफॉर्मेंस देखकर भी लिया है या शक्ल देखकर तो नहीं लिया? तो हंसने लगे। मैंने नहीं नहीं, आप जो आपने लुक टेस्ट भी दिया वो भी अच्छा था, और फेस भी मेरा काफ़ी उनके जो रियल में जावेद खनानी थे उनके साथ मिलता था। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस रहा, गूगल किया, उसके बारे में जाना, जो लिखा हुआ गूगल में। फिर इनका जो रिसर्च था, धर साहब का, डायरेक्टर साहब का, इस बारे में बातचीत हुई, उन्होंने भी कुछ मुझे है ना उनके बारे में बताने की कोशिश की, बताया, ये था जी। और जब जब बात आती है नोटों की, जाली नोटों की और फंडिंग की, फॉर अ टेररिस्ट अटैक दैट हैपेंड ऑन इंडिया, एंड यू वर प्लेइंग दैट वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स, व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड अनिकेत? तभी दिमाग में क्या चला था जब वो कैरेक्टर वो? देखिए, एज ए एक्टर तो आपको उस चीज़ को करना ही है, और उसको आप उसमें अपने आप अपने इमोशंस को, क्योंकि आप इस कंट्री में हैं, आप इस कंट्री के हैं, और उस चीज़ को थोड़ा सा शॉट में, शूटिंग में, कैमरे के सामने आप उस इमोशंस को हटाना पड़ता है। आप तभी, वो कैरेक्टर क्या था, जावेद खनानी क्या था, उसके उसके दिल में, उसके उसकी मनोदशा अगर गए उस वक्त क्या रही होगी। एक आदमी जब एक फैसला लिया जाता है, तो ही वॉज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गाय इन दैट ग्रुप, इन दैट सर्कल, कि भाई जिसको ये डिसीजंस लेने हैं, जिसका पैसा है, और वो सबके पीछे वो, जैसा कि सुना या पढ़ा कि या कहा जाता है, वो पैसा इन्वेस्ट करता था इन सब चीज़ों के लिए, है ना। चाहे अटैक है, चाहे बॉम्बे अटैक है, या इवन ये जो कंधार में जो हाईजैक हुआ था, तो उसमें इवन जो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ उसमें भी
क्योंकि ये 90 से 1990 से ये अपनी जवानी अपने उस टाइम से वो अपने इस बिजनेस के साथ साथ ये भी करता आ रहा था। तो वो उस अपने इमोशंस को तो मुझे हटाना ही पड़ा। जैसे अभी आपसे बात करते करते मेरे भी गूज बम्स आ रहे हैं, वो सोचते हुए भी। लेकिन ये भी लगता ही था नेचुरली कि यार ये हुआ है। और मैं तो खैर बॉम्बे में ही हूँ इतने सालों से, तब से ही मैं काफ़ी सालों से, मैं 80s के टाइम से बॉम्बे में हूँ, मतलब लेट 80s। तो मैंने वो देखा है जब अटैक हुआ था, मतलब मैं देखा, मतलब टीवी पर ही देख पा रहा था। तो वो उस इमोशन को हटाना था मुझे, तो हटाया मैंने। एज एन एक्टर जो मुझे काम करना था वो मैंने किया। बट एज एन इंडियन व्हेन यू आर पिक्चराइजिंग वो सीन जो था 26/11 वाला, जो सब लोग खड़े हैं और टेलीविजन पे देख रहे हैं, और रणवीर ने शायद, इवन अर्जुन ने और रणवीर ने बोला कि सबसे मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट सीन सबके लिए था वो। कैन यू डिस्क्राइब दैट सीन जब शूट कर रहे थे, क्या था उस समय? देखिए सीन में अगर आप देखेंगे उसमें इतना डायलॉग्स और उसमें कुछ संवाद और इसमें कुछ लफाजी नहीं थी बहुत बड़ी, है ना। उसमें उसमें एक एंट्री होती है जिसमें जिसमें मैं जाकर पहले रहमान को वेलकम करता हूँ, डकैत को, कि अरे भाई आपका इंतज़ार हो रहा है, आइए फटा से, आप कमाल हो गया है, बैठिए। देखते हैं तो सामने बैठते हैं और पीछे हमज़ा है, हमज़ा मतलब रणवीर सिंह है, और उनके भाई, उनके दोस्त। और वो जब अंदर घुसते तो उनके लिए एक शॉकिंग मोमेंट था ना वो, कि सामने स्क्रीन लगा, टीवी लगा और लोग बैठे और वेलकम किया जा रहा है। अरे भाई मज़ा आ गया, आपके आपके हथियारों ने और ये सब किया। और बाकी कुछ क्या था, बाकी वो वही कुछ मोमेंट्स हुए जो बाद में हमें टीवी पर रियलिटी में भी कुछ कहते हैं कि इस तरह की बातें हुई थी जो इन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी। हाँ हाँ हाँ, इंटेलिजेंस ने, हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस ने, इंडियन इंटेलिजेंस ने जो रिकॉर्ड किया था, वही उसके बारे में भी बताया गया। वो लिखा हुआ स्क्रीन पे अलग आया, लेकिन जो डायलॉग्स थे, इवन जो रामपाल साहब बोलते हैं कि अरे भाई मार दो हमें, ये सब करना है, ये सब तो इतना ही था। और बीच में ये जो था, अगर एज ए पाकिस्तानी और इस तरह के जो इन्वॉल्व है, उसके एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं? वो यही खुशी हो सकती है ना, कि हम लोग जीत रहे हैं और हम लोगों ने ये बड़ा काम कर दिया है। तो वो इमोशंस ही थे ज़्यादा। और वो सबसे ज़्यादा लोगों को जो मेरे लिए रहा रहा कि मुझे, मतलब वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। लोगों ने कहा कि यार बहुत बुरा किया तुमने, तो तुम्हारी पिटाई होनी चाहिए। तो कोमल साहब हैं हमारे यहाँ के, बहुत अच्छे रिव्यू करते हैं, है ना। और उन्होंने भी कहा कि अंकित सागर ने जो वो कैरेक्टर मैंने देखा उसमें जावेद खानानी का, तो दिल किया कि खड़े होकर 2 थप्पड़ लगाओ, हंसने लगे। तो इट्स ए कॉम्प्लीमेंट फॉर मी एज एन एक्टर। पर क्या फ्लैशबैक आया उस समय, मतलब लाइक रणवीर एंड अर्जुन हैव सेड इट इज वेरी वेरी, इट इज टफ फॉर यू ऑल टू deal with that same emotion, because as an Indian you are an Indian inside and you're playing that character, which that particular scene which had, it was one of the most darkest those few days in a Indian की जिंदगी में। एज एन इंडियन क्या सोच रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ चल रहा था, द्वंद अंदर चल रहा था कुछ? देखिए वो तो भारती जी, वो तो मतलब होने जैसी ही बात है ना। जब आप सीन करने से पहले, जब आप उस मोमेंट में जाते नहीं एज एन एक्टर, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उससे पहले का एक माइंड में, दिमाग में आपके आता ही, या मेरे दिमाग में आया ही। क्योंकि मैंने बताया मैं बॉम्बे में ही था जब ये अटैक हुआ था और टीवी पर देख रहा था। तो बहुत, मतलब क्या कहूँ, वो इतना दुख वाली बात थी ना, जब, है ना, 150 के ऊपर लोग मारे गए, मार दिए गए। तो वो शुरू में था ही ऑफ कोर्स, लेकिन जब काम की बात है कि भी काम है, इट्स माय प्रोफेशन, और लोगों तक ये बात पहुंचाना भी ज़रूरी है कि भाई ये जो दुख था वो कैसा था, और जिनके लिए जो खुशी की बात थी वो कितने कैसे खुश थे ये चीज़ करके, है ना। एक आदमी कहता है यार हमारे ऊपर हुआ ये गलत है, लेकिन जो कर रहा है वो कह रहा है हमारे लिए ठीक है। ये शायद दुनिया में हो ही रहा है, इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक कहता है मैं ठीक हूँ, एक कहता है गलत है, एक कहता है तू गलत है, एक कहता है तू गलत है। तो ये चलता रहेगा। शायद मैं कहता हूँ बंद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, सब सुकून हो जाए, अमन हो जाए, शांति हो जाए। ये पर्टिकुलर सीन के बाद क्या माहौल था? कट, आदित्य ने कट बोलने के बाद लोगों का क्या, किस तरीके का मूड था सेट पे? थोड़ा तो क्वाइट ही से थे, क्वाइट थे सब, है ना, थोड़ा क्वाइट ही थे मैं कहूँ। मतलब ऐसा कोई खुशी ठाके वाली बात नहीं हो जाती थी, बाकी दूसरे सीन्स में हो जाता है ना, जैसे
कि आपने कट हुआ तो फिर अपने कुछ मोमेंट्स में अपनी चीज़ों में कुछ हो गए, कुछ कोई है ना। बट इसमें थोड़ा सा सब थोड़े खामोश थे, बड़ी चुप्पी सी थी। और फिर जब कुछ सेकंड शॉट के लिए, सेकंड कुछ चीज़ के लिए टेक एंगल से किया जा रहा था, तो फिर वापस आपको आना पड़ता है एज एन एक्टर, आपको फिर वहीं पे आना पड़ता है ना। तो ये एक एक्टर की वर्किंग विद अक्षय खन्ना मतलब इस टॉक ऑफ द टाउन, मतलब जब से फिल्म रिलीज हुई लोग खाली अक्षय खन्ना की बातें करते। एज एन को एक्टर कैसा है, और शॉर्ट्स के बीच में कैसा रहता है, और एज अ पर्सन आपको ने क्या ऑब्जर्व किया अक्षय में? आई वांट टू नो अबाउट अक्षय। मेरा तो देखिए, मेरा तो इतना जो लंबा सफ़र रहा है, तो मैं तो सोचा करता था कि कब काम करूँगा, है ना। बाकी मैंने बहुत कुछ किया है, थिएटर से लेकर, टीवी से लेकर और कमर्शियल से लेकर, लेकिन इस तरह का एक ये टाइम मेरे लिए आना एक काफ़ी टाइम के बाद एक मिला मुझे। और वो भी मुझे काम करने का एक रहता था कि भाई इस तरह की फ़िल्म हो, इस तरह के कुछ जो हमारे इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स हैं उनके साथ काम करने को मिले, है ना। हम सुपरस्टार कहते हैं, सब कहते हैं, बेहतरीन एक्टर्स हैं। तो बेहतरीन एक्टर्स के साथ जो गिव एंड टेक होता है, वो बड़ा मज़ा आता है भारती जी करते हुए ना। उसने ऐसा किया और आपको पता नहीं होता कई बार शॉट में ना, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो आप भी देखते हैं, आप भी उस चीज़ का रिएक्शन, उस रिएक्शन एक्शन का रिएक्शन रिएक्ट करते हैं। वो एक ऐसे एक्टर्स के साथ में मज़ा आता है उनके साथ। तो मुझे तो चार चार लोग मिल गए एक साथ मेरे इस लंबे सफ़र में। जब मैं सोचूं तो मेरे साथ मैं देख रहा हूँ कि रणवीर साहब है ना, रणवीर सिंह है, अर्जुन रामपाल है, अक्षय खन्ना साहब है, माधवन है, माधवन और इन सबसे मिलना, राकेश बेदी साहब हैं जिनके साथ उन्होंने 98 में भी मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं जब फर्स्ट शो उनके साथ कर रहा था एज एन एक्टर, और 98 से मैं जब ये बड़ा काम भी और मिला मुझे, तो आज वो भी मेरे साथ है। तो मैं राकेश जी का बहुत है ना दिल से शुक्रिया करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने तब मेरा एक 98 में मेरा हाथ थामा किया। तो खन्ना साहब जो हैं, अक्षय साहब, बहुत नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इन द सेंस कि एक होता है ना, आदमी कहता है यार मैं हंसाऊं तो आप भी हंसिए। एक नेचर होता है कि मैं हंस रहा हूँ तो आप एक्टर भी को हंसिए। फितरत होती है। नहीं, एक एक ह्यूमन की है ही है। अरे भाई मुझे अगर नहीं हंसी आई है, मुझे अगर थोड़ी हंसी आई है, तो मैं ज़्यादा नहीं हंसता हूँ, मैं थोड़ा सा हंस लेता हूँ। तो लोग उस चीज़ में फंस जाते हैं कि अरे यार ये ज़्यादा क्यों नहीं हंसा, कम क्यों हंसा है, या कम हंसा है तो इसको ज़्यादा हंसना चाहिए, ज़्यादा हंस क्यों हंसा इसको कम हंसना चाहिए। तो वो अपने में रहते हैं। खन्ना साहब का ये देखा हम लोग भी बड़े नॉर्मल थे, क्योंकि मैं उनके जो पापा थे विनोद खन्ना साहब, उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और मेरी फ़र्स्ट मीटिंग जब खन्ना साहब अक्षय साहब के साथ हुई, तो मैं अपने उसी इमोशन पे था, मैं अपने इस इमोशंस को रोक नहीं पाता हूँ। जो मुझे कोई अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इन द सेंस जो अच्छा ही होता है, और मुझे उसको देखने का, मिलने का अगर वो मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इमोशंस को, जो अच्छी चीज़ ही कह रहा हूँ मैं, क्या मैंने कहा खन्ना साहब, अक्षय साहब आप तो बिल्कुल विनोद खन्ना साहब की तरह दिखते हैं। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार उनका, आप पूछिए मत कि मैं कितना बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो यार एक जफ़ी दे दो मुझे। और वो भी बड़े मतलब ये शूटिंग से, हमारी फिल्म की शूटिंग होने से बहुत पहले की चीज़ें हैं, जब मीटिंग्स हुआ करती थी, मिलना होता था बाकी के एक्टर्स के साथ भी। तो उन्होंने कहा अरे यार, तो इज़ लाइक दैट जफ़ी डाल के। और फिर वही एक जो पहला कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन काइंड ऑफ। तो वो एक हमारा मिलना था, तो वो बड़ा अच्छा रहा। और सीन्स में भी जितने भी सीन्स हम लोगों ने साथ में किए। पहला शॉट कौन सा था अक्षय के साथ, एंड हाउ इज एन एक्ट एज अ को एक्टर, कैसा है वो, कितना? हाँ, पहला शॉट मेरा उनके साथ था, मुझे फैक्ट्री में जब आते हैं, फैक्ट्री में जब आते हैं ना, उनको लेके आता हूँ। ये रैली में तो बाद में होता है, रैली में पहुँचता हूँ और उनसे मेरा इंट्रोडक्शन होता है कि ये उनके जो दोस्त हैं, भाई हैं साथ में, वो करवाते हैं इंट्रोडक्शन मेरा। तो वो था जहाँ नोट प्रिंटिंग मशीन मेरी चल रही है और मैं अब बोलता हूँ ये रहमान भाई, कुछ इस तरह से तो था, कुछ मेरी जान कुछ करता हूँ, वो खैर निकल गया। तो वो था। और वो हम लोगों ने वो पूरा सीन्स हमारा कुछ 5 एक दिन हुए थे वहाँ पे उस फैक्ट्री में करते हुए, 5 दिन लगे थे। तो 5 दिन उनके साथ वो
हमारे साथ। तो बड़ा एक अच्छा एक इंटरेक्शन था, बहुत प्यारा था। He's a one take actor. Does he take a lot of retakes? Is he rigid as an actor? नहीं नहीं, वो एक टेक में कर देते हैं अगर उनको वो हाँ, वो एक टेक में उनकी कोशिश होती है, क्योंकि उससे पहले वो अपने, देखिए वो मैंने देखा है हर एक्टर का वो रहता है Process. वो होना भी चाहिए। अगर मैं कहूँ एक चाहे वो रणवीर सिंह हैं, चाहे अर्जुन रामपाल भी हैं, चाहे खन्ना साहब हैं, तो मेरी भी एक थोड़ी सी आदत है कि जब सीन से पहले आप और शॉट से पहले आप अपने उस सीन पे थोड़ा सा चाहते हैं कि कोई उनको आसपास कुछ ज़्यादा ना कुछ मोमेंट्स ऐसे डिस्टर्बेंस ना हो, या क्या कि वो ब्रीथ जो है ना आपकी, वो ब्रीथ की मूवमेंट जो है ना जो आपकी चल रही है, वो ऊपर नीचे अगर हो गई तो वो गड़बड़ी हो जाती है। तो खन्ना साहब अपना उसमें रहते हैं शॉट देने से पहले, और उनके साथ तो ये भी होता था कि कोई रिहर्सल ही नहीं होती थी। रिहर्सल इन द सेंस, कई बार होता है ना कि डायलॉग से शॉर्ट से पहले पढ़ लेते हैं, भाई आप क्या बोलने वाले हैं, जो लाइन्स एक पता लग जाता है ना। तो वो भी कई बार कुछ एक्टर्स के साथ में बड़ा मज़ा आता है कि बिना रिहर्स किए आप शॉट के सामने, कैमरे के सामने आ जाते हैं, सीधा टेक। हाँ सीधा टेक। तो वो भी, उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ एक्टर्स के लिए। कुछ एक्टर्स घबरा भी सकते हैं, मैं भी खैर मतलब घबराना तो नहीं होता, लेकिन ये रहता है कि चलो यार इसका मज़ा आएगा, साला ये जो आए हैं ना इस तरह से करेंगे, अब ये क्या करेंगे। कई बार होता है आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग करते करते आप कुछ बोल जाएंगे, तो मुझे पता लग जाएगा अच्छा इन्होंने ऐसे बोला, या ये लाइन को ऐसे देने वाले हैं, या ये इस डायलॉग्स का एक्सप्रेशन ये आने वाला है। हमारी एक्टिंग का तो वही है ना, एक्शन और रिएक्शन। तो कई बार उस शॉट में जो मूवमेंट्स में वो मिलता है ना, उसका भी बहुत ही एक स्वाद सा है, टेस्ट सा है कि अच्छा ये करेंगे, तो तैयारी रहती है कि अच्छा ये हो गया। या कई बार डायलॉग आदमी भूल जाता है एक्टर सामने वाला, तो वो क्या कर देगा आपका, अगर क्लोज ओवर शोल्डर लगा हुआ है, ओवर शोल्डर शॉट लगा हुआ है, सामने वो एक्टर खड़ा है, आप उसके शोल्डर के पीछे कैमरा लगा है और आपको फेस दिखाया जा रहा है, वो हटेंगे तो नहीं। और वो डायलॉग कई बार बोलते बोलते वो भूल गए अगर, या करते तो उन्होंने कर दिया ABCD एक बात कर रहा हूँ। तो अक्षय क्या करता है? अक्षय इज गुड। वो अपने उस कैरेक्टर में रहते हैं, थोड़ा सा वो शायद बैठे हुए, मेरे लगता है कि वो आसपास की चीज़ों को भी भूल जाना उस वक्त एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ और 10 लोग यहाँ पर हैं, 20 लोग यहाँ हैं, अगर एक कमरे में या एक कैबिन में, तो वो सब भूलना पड़ता है कि नहीं, यहाँ पर जो इनसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ वही है। वन टेक एक्टर है, और अगर उनको थोड़ा सा लगे तो वो पूछ लेते हैं कि यार मैं एक और कर लें, है ना, एक और कर लेते हैं। और रणवीर भी वन टेक है, पर उनको थोड़ा सा, जब तक वो एक, सबको रहता है, सब एक्टर की ना एक भूख रहती है यार एक और अच्छा सा हो सकता है क्या, ये रह गया। या सामने वाले एक्टर कहते हैं यार तो थोड़ा सा ऐसा कर ले, या वो सामने वाला एक्टर ऐसा कर, उससे पूछ सकता है कि यार मैं ऐसा कर लूँ, इट्स फाइन विद यू। वो भी वन टेक एक्टर है, और क्या काम किया है रणवीर सिंह ने। मुझे अभी तक की पिक्चर जितनी भी आई हैं, है ना, अभी तक इनकी बाजीराव और सब, शुरू की जो थी बिट्टू वाली पिक्चर, बैंड बाजा बारात से लेकर, और ये पिक्चर क्या किया है, वो हमजा जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, कोई स्टार्टअप नहीं, कुछ नहीं है। वो लग रहा है कि ये शेर खड़ा, और वो शेर कितना खामोश था, उस शेर को ऐसा लग रहा था साला वो अपनी ही उस मजबूरी में बंधा हुआ है। नहीं तो वो फर्स्ट पार्ट जो आपने देखा है पिक्चर का, उसी में वो चीर फाड़ करने जैसी उनके एक्सप्रेशंस आते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। और वो अपना और वो सुपरस्टार है, वो दुनिया का सुपरस्टार है रणवीर सिंह। वो चाहे तो क्या नहीं, लेकिन वो खड़ा है। आपने वो सीन देखा होगा रहमान को, जो मैं फर्स्ट टाइम अपनी फैक्ट्री में वेलकम करके लेके आता हूँ, वो कैबिन में जाने से पहले वो रणवीर सिंह ऐसे दरवाज़ा खोलते। अब वो डायरेक्टर ने नहीं बोला, ना लिखा हुआ था, वो अपने कैरेक्टर में थे। तो मुझे रणवीर सिंह तो बहुत बढ़िया, उनका भी यही है, अपना एक टेक दो टेक क्या है, अगर थोड़ा सा उनको लगता है तो यार एक और कर लेंगे, अदरवाइज ये सब एक्टर जो हैं कमाल है, और एक्सपीरियंस है उनका। आदित्य धर, हाउ डू यू डिस्क्राइब आदित्य धर? मतलब मैंने सॉ द फर्स्ट ट्रेलर देखते ही पहला ही सीन देखा, तुमने ऐसा कैसा सिनेमा बनाया है। जो पहला सीन डिस्टर्बिंग सीन था, तो
ऐसा तो प्रोस्थेटिक है, मेरे को बोला प्रोस्थेटिक है मैम, मुझे पता है, मैंने बोला लेकिन डिस्टर्ब्स यू। तो व्हेन यू आदित्य धर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे जहाँ इस तरीके का सिनेमा उसने बनाया? आई थिंक स्पाई वायरफ के स्पाई वर्स को पीछे छोड़ दिया इस पर्टिकुलर फिल्म ने। देखिए वो हुआ है थोड़ा सा रियलिटी के पास में ये सिनेमा, ये जो फिल्म है धुरंधर गई है। बाकी वाईआरएफ की पिक्चर्स बहुत बढ़िया बनाते हैं, वो करते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी एक ड्रीम है ना, ड्रीम वर्ल्ड है और उस तरह का सिनेमा है। लेकिन ये थोड़ा रियलिटी के पास और ज़्यादा गए, तो रियलिटी थोड़ा लोगों तक थोड़ा ज़्यादा जल्दी से पहुंच जाती है उनके पास में। तो धर साहब जो है इज़ वेरी कूल, कुछ नहीं है, कुछ कैसी भी सिचुएशन, खैर कभी हुई नहीं कैसी भी सिचुएशन जिसको कहा जाए अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। और सब अपने काम में इतने प्रोफेशनल थे उस पूरी टीम में, सब अपने काम में है, किसी को कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और इनको पता था, ये बहुत क्लियर थे इनको। मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनके माइंड में पूरी स्क्रिप्ट थी ना, लिखे, राइटर वही है, डायरेक्टर वही है। और मैं उनको बोलता था, मैंने कहा यार दर साहब आपने यार इतने कमाल के इतने लालच वाले डायलॉग्स लिख दिए हैं ना, यार इनको बोलते हुए बड़ा स्टाइलिश होने की जी कर रहा है, होता है ना, बड़ा वैसा वाला है कि यार इनसे मिलिए, ये लश्कर तैयबा के साजिद मीर हैं, ये बुटावी हैं और ये हैं, और इनका जो है मुरीद के में बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है और ये फलाने हैं। तो बड़ा वो नॉर्मल कहते नहीं अंकित, जितना हमें नॉर्मल ही करना है। मैंने कहा यार कुछ चीज़ें तो स्टाइलिश होनी चाहिए ना। अगर वो अपने हिस्से में जितनी आई हैं बहुत बढ़िया आई हैं, ओवर द टॉप नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब अपने हिस्से में आई हैं, लेकिन ये इतना लालच वाले डायलॉग्स, इतने खूबसूरत डायलॉग्स थे ना भारती जी कि मज़ा आ गया था। वो बोलते हो बड़ा नॉर्मल रहते हैं, और नहीं ऐसा कर लो, कुछ सीन थे और जो अभी आप सेकंड पार्ट में देखेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो भी इज़ वेरी गुड। उनको पता है स्क्रिप्ट क्या है। राइटर डायरेक्टर जब राइटर भी हो तो वो फिल्म उसके दिमाग में, उसके दिल में चलती रहती है। वो जब शूटिंग भी कर रहा है ना कि अगर आज यही सीन करना है, तो उनको पता है कि मेरे इससे पहले का सीन क्या गया। उसकी एडिटिंग भी होती रहती है। एक अच्छा डायरेक्टर के दिमाग में उसकी एडिटिंग भी होती है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे इतना ही शॉट देना है। उनका कहना भी यही होता है, नहीं बस इतना ये किया है बस। अगर एक्टर अपना जितना भी देना चाहता है उसके बाद भी वो ले लेते हैं उसको, अगर उनको अच्छा लग रहा है वो करते रहते हैं। तो उनको ये पता है कि मैंने इस सीन के पहले क्या किया है, उनको ये पता है कि इस सीन के बाद क्या आने वाला है जो मुझे शूट करना है। इससे बढ़िया बात और क्या। पार्ट 2 में कितना बड़ा रोल होगा, बढ़ेगा रोल आपका बोलने से? देखिए मैं तो कह रहा हूँ सबका रोल है, मैं अगर अपनी बात क्या कहूँ, लेकिन ऑफ कोर्स अभी तो ये इट्स काइंड ऑफ जिसे कहें कि थोड़ा इंट्रोडक्शन ही था जावेद खानानी का। जावेद खानानी का ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है अभी जी। पाकिस्तान से कभी रिएक्शन आया कि नहीं? आप देख रहे हो ऑनलाइन, आपका रिएक्शन, कोई पाकिस्तान से रिएक्शन होता है? देखिए समटाइम थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, वो कुछ रील्स में देख रहा हूँ है ना, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है तो उसमें कुछ लोग खुश हैं। और एक मिस्टर आरिफ है, वो वहाँ पर मैंने उनका एक वीडियो देखा, वो उन्होंने बताया कि मैं पैदा हुआ हूँ लियारी में। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका इंटरव्यू वो भी। तो उन्होंने लियारी के बारे में बहुत कुछ बताया, उन्होंने जावेद खनानी ब्रदर्स के बारे में बहुत कुछ है उनके उस एपिसोड में। 2 पार्ट का बनाया उन्होंने, तो फर्स्ट पार्ट में वो सब जावेद के बारे में उन्होंने सब बताया है। तो वो खैर पाकिस्तान के ही थे, अभी शायद बाहर कहीं रहते हैं विदेश में। तो उन्होंने वो रील बनाया और दूसरे लोग भी जो है वहाँ उनको पसंद आ रहा है। वो कह रहे हैं अरे यार ये तो हमारे यहाँ था, ये डकैत हमारे यहाँ था, ये खनानी हमारे यहाँ था, जो कुछ उस एज में जो है अभी, या जो अभी, क्योंकि ये सब किससे देखिए 2010-9 के ही हैं, चले ये 1990 से, तो 1990 से चलते चलते ये 2009, 10, 11, 12, 15 तक रहे हैं ये सब कैरेक्टर्स। उसमें से जो जाते गए आए गए, तो उस बारे में लोग जानते हैं पाकिस्तान में भी। अब उनको अच्छा लग रहा है, कुछ को नहीं लग रहा, कुछ ये भी कह रहे हैं। कभी बहुत सा एक ऐसा ग्रुप भी है जो बोल रहा है कि धुरंधर एक प्रोपेगेंडा फिल्मी लगती है, राइट ऑफ द विंग, राइट ऑफ द सेंटर है थोड़ा। आप हाउ डू यू रिएक्ट एज एन आर्टिस्ट to something like that? You know, there is a group of critics also who's actually condemning the film and calling it a propaganda film also. How does Ankit Sagar react?
देखिए, मैं ये कहता हूँ भारती जी, हर तरह के लोग हैं जो जिनको कहने का हक है, कुछ भी कह सकते हैं आप। हमारे देश में इतनी आज़ादी है। और प्रोपागेंडा फ़िल्म्स को लेकर कुछ लोगों को मैंने सुना शुरू में ना, कुछ मेरे कान में भी आवाज़ें आई कि ये पिक्चर बन रही है, शूट कर रहे हैं। तो प्रोपागेंडा उनके लिए हो सकती है जो कह रहे हैं, है ना? कि उनको लग रहा है कि भाई कह दिया, और जिनको नहीं लग रहा उन्होंने आकर आगे से इस बात को क्लियर भी किया। जब फिल्म बनने से पहले ये बातें हो रही थी, फिल्म के शुरू बीच में कोई कह रहा था या नहीं कह रहा था। तो प्रोपागेंडा, आप इस बारे में क्या प्रोपागेंडा है? चलिए, किस बात का प्रोपागेंडा है? हमारे यहाँ जो कि रियल प्रेजेंट सरकार के फेवर में दो काइंड ऑफ डायलॉग, देयर आर सर्टेन डायलॉग आज का, देयर आर सर्टेन डायलॉग दे थिंक इज इट्स मोर ऑन द लाइंस ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। देखिए, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में तो अभी अगर हम देखें कि अगर मुंबई अटैक था, वो एक अलग गवर्नमेंट थी। हाईजैक कंधार में हुआ तब वो दूसरी गवर्नमेंट थी। तो किसको कहेंगे, किसके बारे में? लेकिन वो दिखाया गया है, उस बारे में बताया गया। अब वो अब उनमें से एक कहे कि नहीं हम ठीक थे, वो दूसरा कह रहा है हम ठीक थे। तो पॉलिटिशियंस हर तरह के होते हैं, जो हर कोई अपनी बात को जो है वो उसकी सफाई देना चाहता है या क्लियर करना चाहता है। तो प्रोपागेंडा तब होता कि अगर कुछ ऐसे इवेंट्स दिखाए जाते हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। पार्लियामेंट अटैक है, वो हुआ है, ठीक है, मुंबई हुआ है, कंधार हुआ है। अब उसके बारे में फिल्म बनाई गई है और इस तरह से बनाई गई है ना, जो थोड़ा जिससे हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि रियलिटी इतनी उसमें इस तरह से दिखा दी गई है। तो बाकी तो आज़ादी है जी, मैं तो यही कहता हूँ, कोई बात नहीं। आप जिसको, और मैं कहता हूँ जिसको पसंद आई है वो आप देख ही रहे हैं, फिल्म की जो कामयाबी है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है। और उसमें कोई ऐसी हेट की बात नहीं कर रहा कोई। वो ठीक है, पिक्चर देखकर जावेद खनानी से हेट हो जाती है। कितना इम्पोर्टेंट है ये सिनेमा आज की तारीख में अपने लिए? देखिए भारती जी, मैं कहूँ तो सिनेमा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारे यहाँ क्या है, किताबें छपना लिखना बड़े कम हो गए हैं। नहीं, ये सिनेमा धुरंधर कितना इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में? धुरंधर, देखिए मैं कहता हूँ इस तरह का सिनेमा आना जरूरी है भी, इस तरह का सिनेमा आना भी ज़रूरी है। आप दूसरी चीज़ें जो बन रही हैं बुरी नहीं हो रही हैं। वो हर कोई ये सोच कर नहीं बनाता कि मैं बुरा बना रहा हूँ, मैं ये लोग देखने नहीं आएंगे, ऑडियंस पसंद नहीं करेगी, मैं इससे पैसा नहीं कमाऊँगा। वो सब सोच के आते हैं कि नहीं हम अच्छी चीज़ बना रहे हैं। बट इस तरह का सिनेमा भी ज़रूरी है ना? लोगों को थोड़ा सा ध्यान रहे कि भाई हेलो, थोड़ा देख लो भाई, रियलिटी चेक कर लो, नॉक नॉक। तो ये बीच में होता आना चाहिए कभी कभी, ये सब चीज़ें हैं, इट्स गुड मुझे लगता है। यू के मतलब यू आर इन दिस इन बॉम्बे फॉर रियली लॉन्ग टाइम एज एन, आपने, आपके साथ इरफान था, मनोज था, पीयूष था। आप अपनी जर्नी को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना जितना जल्दी उनको फेम मिला, जिस तरीके से उनको नाम मिला, मतलब यू एज अंकित सागर क्या महसूस करते थे तभी जब तुम्हारी ही बैचमेट, आई एम कमिंग टू तुम्हारे, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट तुम्हारे बैचमेट तुमसे मतलब ज़्यादा उनको विजिबिलिटी मिली, ज़्यादा शोहरत मिला? हाउ डिड यू फील दैट टाइम एंड हाउ डू यू सी इट नाउ? देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि मैं बैचमेट तो, क्योंकि वो एनएसडी में थे, मैं एनएसडी में नहीं रहा, मैं फ्रीलांस करता रहा। मैंने 83 में मैंने अपना जो है ना थिएटर जो है अपना शुरू किया था, और मैं अपनी टीन एज में था उस ज़माने में, 83 में। तो उस वक्त जो था क्योंकि ज़्यादा रश होता नहीं था दिल्ली में, मैं मंडी हाउस में वहाँ थिएटर करता था। और एनएसडी के कुछ जो वहाँ के जो टीचर्स थे उनके बाहर एक थिएटर ग्रुप होता था, उसमें मैं जुड़ गया था, जुड़ा रहता था। रॉबिन दास एक है, उनके साथ था मैं, और काफ़ी लोग थे और भी, और बाकी जो फ्रीलांस करते थे। तो उन लोगों के साथ काम करना, और डायरेक्टर्स जो जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनके साथ मिलना, और वो चीज़ें सीखना। और उस वक्त ही उस टाइम के दौरान ही मेरी मुलाकात इरफान से, इरफान एनएसडी में थे, हेलो आए होते थे, चाय की प्याली कभी कभी मंडी हाउस में, तिग्मांशु दुलिया सब उसमें थे, और पीयूष भी उस ज़माने में थे। तो हम सब मतलब ये जवानियाँ देखी हैं एक दूसरे की। है ना? मनोज भी बाद में आए,
2-3 साल बाद वो भी वहाँ थे। और पर लेकिन ये था सबके अंदर एक ना, हाँ, एक स्पार्क था, एक शार्पनेस थी कि करना है ना, मुझ में भी। तो ये होता था और सब अपनी अपनी दौड़ में थे, सबको लगता था ये करना है, ऐसे करना है। और मैंने सोचा, रघु भाई थे, एनएसडी की जो रिपटरी थी वहाँ पे ये सब थे, नामदेव भाई जो रिपटरी में थे, सीमा विश्वास थी, और रघुवीर यादव थे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हुई, तो इनके साथ इनको देखना, इस तरह बैठना, वो श्री राम सेंटर और मंडी हाउस, और उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ओपन थी, अब तो दीवारें खड़ी हो गई हैं एनएसडी के चारों तरफ, जा नहीं सकते हैं आप, घुस नहीं सकते हैं। तब एक अलग ही आनंद था। आप लाइब्रेरी में चले जाइए, बैठिए, एनएसडी की लाइब्रेरी हुआ करती थी, मैं फ्रीलांसर था, मैं जाता था। अंकुर साहब दिख गए, देवराज अंकुर होते थे, उनका एक ग्रुप है, रॉबिन दा का है, पंचानन पाठक हुआ करते थे, मैं उनके साथ था और वो नहीं रहे। तो ये सब वो भी स्कूल में ही पढ़ाया करते थे, पंचानन पाठक साहब। तो इन सब के गुरु लोग थे सब, और भी जो थिएटर के मेरे डायरेक्टर्स थे उनके साथ। तो वो 80s का टाइम ऐसा रहा कि वहाँ पे विजय राज भी हैं, सौरभ शुक्ला भी हैं, मनोज वाजपेयी भी हैं, है ना। बाकी ये स्कूल में है, इरफान है, तिग्मांशु है और पीयूष है। तो कभी ज़्यादा वास्ता इतना ही होता था कि मिल गए। इरफान से कभी होता था, पीयूष से होता था, बस देखा कि ये कभी चाय की चुस्की में ग्रुप में बैठे हैं, वो बातचीत हो रही है और उनका कुछ चलता था, म्यूजिक म्यूजिक होता था वो। और आज मुझे उनको देखकर, क्या मैं कई सालों से देख रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे अपनी बहुत जर्नी अपनी एनर्जी। जर्नी को कैसे देखते हो? बिकॉज यू मेंशन दोज नेम, बट अपनी जर्नी को कैसे देखते हो कि वो मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारे दिल से कैसा लगता था उस समय? और बहुत अच्छा, मैं सच कहूँ ना, इन सबको ये जब जब गए, क्या था, मैंने अपना जब 6 साल 7 साल मैंने अपना जो थिएटर किया, 83 से लेके 87 88 तक मैंने दबा के थिएटर किया, है ना, बहुत ज़्यादा। आतिया बानो थी एक हमारी डायरेक्टर वहाँ पे, एक डिपार्टमेंट में उनके साथ था, सीताराम सिंह हुआ करते थे, उनका एक ग्रुप था वहाँ पे, उनके साथ किया। तो अपनी जर्नी मुझे बड़ी खूबसूरत जर्नी लगती है, क्योंकि मैं उस वक्त साथ साथ में कुछ कुछ टीवी में एक्टिंग करने लगा था। कुछ लोगों ने मुझे काम देने शुरू कर दिया, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोली। अपना चतुर्वेदी एक है अभी भी, एक जो हम लोग में नन्हे का कैरेक्टर करते थे, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला, उनके साथ टीवी शोज़ मैंने कुछ किए जो दूरदर्शन पे आया करते थे। और भी प्रोड्यूसर से दिल्ली के जिन्होंने मुझे लेना शुरू किया। तो मेरी जर्नी बड़ी फर्स्ट क्लास रही। लेकिन ये था कि मैं जब बॉम्बे भी आया, और मैंने अप्रेंटिसशिप में भी सतीश कौशिक साहब को ज्वाइन किया एक पिक्चर में। उनकी पिक्चर बन रही थी रूप की रानी चोरों का राजा, वो बड़ा कमाल का किस्सा है उनसे मिलना उनके, और मुझे भाई आप अप्रेंटिसशिप में रख लीजिए। और मैंने वो काम किया था, 7-8 महीने में उस पिक्चर से जुड़ा रहा, जहाँ मैंने सब देखा वो पिक्चर का, बहुत मज़ा लिया। और कमाल आदमी, कमाल व्यक्तित्व, कमाल पर्सनैलिटी, कमाल एक्टर थे सतीश कौशिक। और एज एन एक्सपीरियंस ऑन द फिल्म कैसा था विद द एक्टर्स? विद धुरंधर और रूप की रानी। रूप की रानी, हाँ, या रूप की रानी चोरों का राजा पिक्चर थी वो, बहुत कमाल। मैं तो मतलब मेरे लिए तो एक एक सपना था ना। मैं आया हूँ बॉम्बे में, ये 89 की बात है, और मैं देख रहा हूँ, और सब उस वक्त के सुपरस्टार्स हैं, है ना। अनिल कपूर साहब हैं, जैकी श्रॉफ साहब हैं, श्रीदेवी हैं, सतीश कौशिक हैं, बॉनी कपूर प्रोडक्शन, और सबसे कॉस्टली फिल्म उस वक्त की बन रही थी। और असिस्टेंट में है लक्ष्मीकांत साहब जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके लड़के हैं, उनसे अच्छी दोस्ती होगी। राजा बुंदेला साहब के भाई हैं, वो क्लैब पे हैं। और साहब त्रिलोक मल्होत्रा, देखिए नाम मैं ले रहा हूँ, सबकी बहुत याद आती है। त्रिलोक मल्होत्रा साहब आजकल कुछ प्रोडक्शन करते हैं, वो चीफ असिस्टेंट थे। तो 3 और चौथा मैं जुड़ गया था उनके साथ अप्रेंटिसशिप में। तो बड़ा मज़ेदार किस्सा रहा, बहुत अच्छे स्टार्स और उनकी बातचीत। और एक बार वो स्क्रिप्ट में एक चीफ असिस्टेंट आए नहीं थे त्रिलोक मल्होत्रा, और कुछ सीन चल रहा था जैकी साहब और अनिल कपूर साहब का। तो सतीश कौशिक जी ने कहा, अरे यार वो तो कौशिक साहब ना थोड़ा ज़ुबान को ना ऐसे ऐसे करके चलाते थे, अंदर करते थे वो। मैं एक्टर भी था तो मैं उनको इस चीज़ को नोटिस करता, अरे और स्क्रिप्ट दे दो भाई अनिल को कुछ ऐसा। तो वहाँ कोई देने वाला नहीं था, दोनों 2 लड़के वो कुछ बिजी थे। और दिस वाज माय फर्स्ट टाइम, मैंने कहा यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूटी लिखना शुरू कर दिया मैंने, ड्रेस कंटिन्यूटी एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जो काम होता है, और वो भी बिना कहे। मैं अप्रेंटिस में जुड़ा कि हाँ ठीक है। मैं स्क्रिप्ट लेके कपूर साहब के पास, वो उनका जो जहाँ वो उनका रूम था, उसी
लोकेशन पे उसी बंगले के अंदर मैं गया, मैंने कहा साहब ये स्क्रिप्ट है। उन्होंने मुझे देखा ऐसे, तो मैं भी अपने ज़माने में ऐसे अपना समझता था कि मैं भी एक अनिल कपूर का फ़ैन, या एकदम फ़ैन। हाँ, और मूछें भी वही थी और ऐसे ही था, तो मुझे भी लगता था भाई मैं भी जो है बस अनिल कपूर साहब बनना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ तो मैं भी कपूर अनिल बन ही जाऊँगा। तो उन्होंने भी देखा, अरे यार ये वो, तो आए कंधे वंधे पे हाथ रखा, मैंने बताया, मैंने कहा सर मैं नया असिस्टेंट आया हूँ यहाँ पे, और ये स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स है आपके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आए और कंधे पे हाथ रख के, अरे अच्छा भाई क्या ये कुछ ऐसा भी हुआ। इवन बाबा आज़मी कैमरामैन डीओपी थे वहाँ पे, तो उनके साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि 5-7 दिन तो मुझे देखते रहे कि ये सेट पे आता है, कुछ कॉपी लेके पेन लेके ये खड़ा हो जाता है, और मैं अपनी कंटिन्यूटी लिखता हूँ, ड्रेस कंटिन्यूटी। कुछ 6-7 दिन बाद उन्होंने पूछा, अरे इधर आइए। मैं क्या, मैंने कहा जी सर बताइए। आप ये कपूर फैमिली के कुछ रिश्तेदार हैं क्या? तो हंस पड़ा। तो इस तरह का कुछ माहौल था, और एक्टर बहुत बढ़िया थे सब, बहुत कमाल था, और सतीश जी बहुत कमाल थे, जल्दी चले गए। आई एम कमिंग बैक टू यू अगेन। प्लीज़। आपने काम किया, उस तरीके का नाम फेम अब जाकर रजिस्टर हुआ है, तो अंकित सागर को क्या लगता है अब फाइनली रजिस्टर्ड हो गया, पीपल आर स्टार्टेड लुकिंग अप टू यू एंड टॉकिंग अबाउट यू ना? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। देखिए मैं, समय क्यों लग गया इतना? मुझे लगता है कि समय पे ही कुछ चीज़ें मिलनी होती हैं, और मैं कोई कहूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी थी, मैंने काम बहुत किया है भारती जी, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया, काम मैंने बहुत किया। मैंने मेरा मेरे 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 थिएटर मेरे लिए बहुत नज़दीक रहा, जो मैंने, ऐसा नहीं कि 6 महीने की ट्रेनिंग 2 महीने, मैंने 6-7-8 साल थिएटर तबाह के किया, बहुत अच्छा किया। फिर मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे में मैंने अप्रेंटिसशिप में काम किया, डायरेक्शन में असिस्टेंट बन के रहा। उसके बाद मैं एज एन एक्टर जो है, सत्ती शोरी मैडम एक थी, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, और उनकी जो बेटी थी बड़ी वाली, बोनी साहब की वाइफ, मोना कपूर जी, तो उनका सीरियल एक बन रहा था जिसमें हमारे एक मित्र, दिल्ली के ही दोस्त हैं, उनका नाम है संजीव दत्ता, वो राइटर हैं, बहुत कुछ लिख चुके हैं फिल्में, है ना जी। तो वो उस वक्त हम लोग सब भाग दौड़ कर रहे थे उस ज़माने में, 96-97 की बात है। तो वो शो वो लिख रहे थे, और वो शो लिख क्या रहे थे, एक चीफ असिस्टेंट थे वो, और संजीव दत्ता साहब मेरे घर पर आए। मैं उस ज़माने में 4 बंगला में रहता था, और उसी घर में वो प्रोजेक्ट बना, वो कहानी का कुछ, उन्होंने कहा यार मैं एक, वो डायरेक्टर थे जो साथ में थे उनके, वॉज वेरी यंग, हीरो लगते थे शक्ल से, तो पता लगा ये डायरेक्टर है। अच्छा भाई, तो वो सब्जेक्ट एक तैयार हुआ, फिर वो सतीश शोरी मैडम और मोना मैडम के पास वो सब्जेक्ट पहुंचा हुआ, अप्रूव हुआ, फिर मुझे उसमें मुझे कास्ट किया गया, वो किया। फिर मैं सिनेविस्टा कंपनी के साथ जुड़ा। सिनेविस्टा में मैं जब वो जो मोना कपूर मैडम का जो शो कर रहा था, उसमें फर्स्ट डे मेरा शूट था राकेश बेदी साहब के साथ। ये बड़ा एक भारती जी बहुत अच्छा किस्सा है। तो राकेश बेदी साहब के साथ था किस्सा, और ये कमालिस्तान स्टूडियो में था, मुझे याद है 98 की बात है, मिड में कुछ लास्ट 7वें-8वें महीने की बात है। तो वहाँ पे अपना शूट था, पुलिस स्टेशन का सीन था, वो इंस्पेक्टर बने हैं राकेश बेदी, मैं हवलदार हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब मैं मिला था उनसे, पर ज़्यादा उनके साथ मेरी गुफ्तगू नहीं थी, कुछ ज़्यादा ऐसी पहचान नहीं थी। तो एज एन एक्टर मैं उनको बहुत पसंद करता रहा हूँ। तो एक वो थे, मैं था, और एक हमने कैदी बंद कर रखा था जेल के अंदर, संजीव दत्ता उसके राइटर, और उन्होंने कैसे भी करके, और बड़े स्टार सब उस ज़माने के, शेखर सुमन सुपरस्टार थे टीवी के, वो उसमें हीरो हैं, सुधीर पांडे साहब हैं, गुरशा कपूर हैं, कविता कपूर हैं, और फराह हैं, तब्बू जी की सिस्टर वो भी थी। तो वो सब बड़े बड़ी कास्ट में, अंकित सागर, कौन अंकित सागर हमें मिल गया, लेकिन वो कैरेक्टर इतना खूबसूरत लिखा हुआ था, हरियाणवी बैकग्राउंड था इंस्पेक्टर और हवलदार का। तो उसमें वो सीन में मैंने जब डिनर ब्रेक हुआ, तो बेदी साहब ने कहा भाई आप मेरे साथ एक सीरियल करेंगे?
मैंने कहा अरे भाजी अंधा क्या मांगे, 2 आंखें हैं। मैंने एकदम मतलब ऐसा वाला था ना, जो एक्टिंग में मेरा वो चीज़ें शुरू हुई थी दिल्ली के बाद। तो उन्होंने फिर एक सीरियल सिनेविस्टा का बन रहा था, जाने भी दो पारो, उसको अर्चना पूरन सिंह डायरेक्ट कर रही थी। तो उन्होंने कहा यार उन्होंने वहीं से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके एक है, और वो सेकंड लीड कैरेक्टर था उस सीरियल में। इसमें मैं हवलदार हूँ, जिसमें मुझे पता नहीं पैसे कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जो राकेश बेदी साहब ने मेरी एक अंगुली को पकड़ा और मुझे वहाँ तक, वो सिनेविस्टा में वो मेरा फाइनल हो गया। उसमें मेरे साथ पहले उसमें सुधा चंद्रन रही मेरे अपोजिट साथ में, फिर उनका कोई टीवी होता था, इस तरह से कुछ चेंज हो जाती थी चीज़ें। फिर तनाज करीम आ गई, फिर श्वेता क्वात्रा आ गई मेरे साथ। तो मेरे साथ 3 हीरोइन रही। जाने भी दो पारो शो था वो 98 में, वो अर्चना जी डायरेक्ट करती थी। तो राकेश बेदी का उसमें छोटे भाई का कैरेक्टर था। तो इट वाज फन। उसके बाद मेरी गाड़ी जो है ना सिनेविस्टा के साथ काफ़ी चली। मैंने उसके बाद उनका एक और शो था नहले पे दहला, वो ख़त्म हुआ। क्या होता था, टीवी शो होते थे 52 एपिसोड तक काम हो जाता था ख़त्म। तो नेक्स्ट शो शुरू हुआ, वो सतीश शाह साहब के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। जैम पर्सन, क्या एक्टर हुआ है, क्या एक्टर है, क्या एक्टर है। कौन से शो में? शो का नाम था नहले पे दहला। वो डीडी के लिए किया करते थे। सिनेविस्टा का उस वक्त होता था, क्योंकि प्राइवेट चैनल्स थे पर वो इतना आ रहे थे, लेकिन डीडी का एक अलग ही एक ऑरा था और उसमें सिनेविस्टा की मास्टरी थी। जीसीस का कुछ चलता नहीं था उस समय जी, जीसीस का कुछ चलता नहीं था। तो वो शो मेरा जो है सतीश जी के साथ, वो 1 साल का एक्सपीरियंस था। वो भी हम लोगों ने 52 एपिसोड्स किए। और सुप्रिया पिलगांवकर थी उसमें, उस शो में। तो उसमें मेरा एक सेकंड लीड कैरेक्टर था, जो मैंने शुरू में ये सब किए, है ना। फिर थर्ड शो आया सिनेस्टा का ही, ज़िंदगी मिलकर बिताएंगे। उसमें डायरेक्टर मुझे कमाल मिल गए, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन, राज सिप्पी। मैं ही तो हैरान हुआ, मैंने कहा अरे राज सिप्पी साहब टीवी करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, अरे कमाल हो गया। और सिनेविस्टा के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए थे। सुनील सर के साथ, जूनियर सर जो हैं उनके साथ, प्रेमनाथ सर के जो लड़के हैं बड़े वाले, उनको जूनियर कहते थे मैं। तो वो फिर राज सर के साथ, राज सिप्पी साहब के साथ वो शो किया, बहुत अच्छा उनके साथ। उस शो में बहुत सारे लोग थे। तो इस तरह से ये चीज़ें, मेरा मेरा कारवां जो है ना चलता गया, मैं काम करता रहा। आई वॉज हैप्पी। पर थोड़ा सा एक था कि पिक्चर का जो एक मूवमेंट्स रहती है ना, और मेरे जितने ये जिनको मैंने देखा था, चाहे मेरे वो जिनको, मैं तो अपनी तरफ से मेरे को बहुत पॉजिटिव फील होता है, मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो, है ना। चाहे हमारी कई सालों बात ना मिले हो, लेकिन सामने आमने जो पड़ जाते हैं तो लगता है यार ठंडक से आ गई कलेजे में, है ना। पीयूष का भी मिल गया, या विजय राज का भी मिल गया, या सौरभ का भी मिल गया, या है ना तिग्मांशु का भी मिल गया। तो एक ठंडक से लगी, और भाई क्या हाल है, ठीक है तू ठीक है, तू ठीक है, बस ना आ जाता है। तो इट वॉज वेरी फन, इट्स गुड। इंडस्ट्री का रिएक्शन क्या है पोस्ट? किसका? लोगों का इंडस्ट्री का रिएक्शन क्या है इस पिक्चर के इंडस्ट्री बाद? में बहुत अच्छा है भारती जी, बहुत अच्छा रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन के मैं भी बहुत दिनों से तलाश में था। ये काम मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, बट कोशिश मेरी यही की कि मैं अच्छा काम करूँ। डायरेक्टर्स ने मुझे हमेशा रिपीट किया है। मैं अश्विनी धीर साहब के प्रोडक्शन में, उनका जो शो चला करता था लापतागंज और चिड़ियाघर में, उसमें 4 साल उन्होंने छोड़ा ही नहीं। वो मुझे कहते थे अंकित तो आप ना मेरी स्टेपनी हो। मैं कहा सर स्टेपनी मत बनाओ, स्कूटर का साला टायर पंचर होगा तभी मैं लगूंगा। नहीं कहते तो इतने आप इतने इम्पोर्टेंट हो, ज़रूरी हो। मैंने कहा वो ठीक है सर, बट अब मुझे ही मज़ा आता था अलग अलग कैरेक्टर्स करने में, है ना। लापतागंज का कुछ एपिसोड मालूम पड़ा वो 2 महीने चल रहा है ट्रैक, वहाँ से फिर चिड़ियाघर में कुछ ट्रैक आ गया, तो हाँ, तो इस तरह से मैंने काम में मेरा रहा, फिल्में की, पिक्चरें की, और बहुत सारी। ये इम्तियाज़ के साथ भी आपने काम किया चमकीला में, वो कैसा क्या कैसे वो मिला कैरेक्टर कश्मीरी लाल का? देखिए मैं जो है ना, मैं आई एम रियली थैंकफुल टू MCC, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, और मुकेश छाबड़ा। मैं मतलब उनको थोड़ा जानता रहा हूँ पहले से, बट मैंने अपनी उस जानकारी का ना कभी फ़ायदा नहीं उठाया। उनसे ही नहीं, मैंने किसी से भी नहीं उठाया है। अगर मैं किसी की भी बात करूँ, जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो डायरेक्टर हो गए, मैंने कभी नहीं कहा मुझे काम दीजिए।
मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, उनकी मर्जी, मेरे लिए नहीं होगा। तिग्मांशु धूलिया ने कभी सोचा नहीं सोचा। जब कमर्शियल्स करते रहे शुजीत सरकार, वो मुझे जानते हैं मंडे हाउस में, उन्होंने देखा अच्छे से कि ये सबसे बेस्ट घोड़ा था जो दौड़ता रहता था, काम करना है, नहीं हुआ। तो चमकीला में यही मुकेश छाबड़ा कंपनी से ही मुझे फ़ोन आया, और उनसे पहले एक बार मेरी बात जो चल रही थी, पहले भी मैंने उनकी एक आध फिल्म की थी जिसमें मेरी एक कैरेक्टर्स कुछ इस तरह के थे, बट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे। एक कैरेक्टर उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे चाहे एक सीन के लिए बुलाएं, पर ऐसे सीन के लिए ना बुलाएं, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस तरह के काम करने के लिए। मुझे लगा अब ये कभी नहीं बुलाएंगे। क्या होता है कि चाहे आप जितना भी जानते हो, लेकिन एक आदमी अपने एक मुकाम पे, एक पोजीशन पे पहुंचता है ना, तो वो थोड़ा हर्ट भी हो जाता है, थोड़ा चीज़ें होती हैं, बट मुकेश में नहीं। मुझे लगा अब ये कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये कह रहा मैंने किया, मैं मेरे को इंटरेस्टेड नहीं है यार। वो थोड़ी कहेंगे कि यार मैं तेरे को मेन नेगेटिव में या मेन इसमें कुछ डाल रहा हूँ, मैं टीवी कर रहा हूँ, कमर्शियल्स कर रहा हूँ, इसमें हूँ, मुझे कौन जानता है। फिर भी उनका आया नेक्स्ट, ये कुछ ही दिनों बाद, वो ये 2015 की बात है, एक पिक्चर आई थी 3, जिसमें बच्चन साहब थे, अमिताभ बच्चन थे, विद्या बालन थी, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन भी मैं जानता हूँ, हम लोग पहले से थोड़ा उनके टाइम से है ना। तो उनके साथ मेरा एक सीन था 7-8 पेज का, वो थोड़ा एडिट हो गया, तो ये मुझे लगा हाँ ये ठीक है, मतलब ये लेंथ की बात नहीं है। तो इस तरह से मुकेश छाबड़ा के यहाँ से ही उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, और मुझे लगा यार ये तो बहुत गुणी आदमी है, तो किसी की ईगो हर्ट होते हुए सेकंड्स नहीं लगते। तो उन्होंने मेरा हाथ थोड़ा सा, जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुझे ज़रूर बुलाया। एक पिक्चर मैंने और की थी, हाथी मेरे साथी, और वो इरॉस इंटरनेशनल की फिल्म थी। वो कोविड के टाइम में ऐसा रिलीज़ का बन गया कि वो उनको जी सिनेमा करके एक है, उसमें रिलीज़ करनी पड़ी। और फिर उसके बाद जब चमकीला आई, तो चमकीला का जो कैरेक्टर आया, उन्होंने फिर मुझे बुलाया, और इस तरह से मैंने इनके साथ 4-5 प्रोजेक्ट किए। तो चमकीला का बना इम्तियाज़ भाई के साथ, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आया। वो 3-4 सीन्स थे, इट वॉज वंडरफुल। वो सीन्स ऐसे थे जो कोई भी एक्टर जो है ना, उसको लगेगा कि हाँ यार ये मुझे करना है। और उस वक्त मुझे ये लगा कि ये टेस्ट मैच नहीं है, ये T20 है। तो T20 मैच में, क्रिकेट में आप कितना खेल सकते हैं, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकते हैं, दे दीजिए। और मेरा मानना तो, मैं तो ये बॉम्बे में कई बार सोचता था, कई डायरेक्टर्स को बोलता था, कहते थे यार तू एक्टर बनने आया है। मैंने कहा नहीं सर, मैं एक्टर बनने नहीं आया हूँ। थोड़ा सा ऐसे रहता था। मैंने कहा मैं देखिए सर, मैं एक्टर हूँ, मैंने थोड़ी सी अपनी तैयारी की है भाई, है ना। आप वो उस कॉन्फिडेंस से मत घबराइए। मतलब उस ज़माने की बात है जब नए नए मोबाइल आए थे, और मेरे घर में लैंडलाइन था, किसी ने मुझे भट्ट साहब का नंबर दे दिया था, महेश भट्ट साहब का, कि अंकित ये फ़ोन है। तो भट्ट साहब उस ज़माने में जो है ना, स्ट्रगलरों के देवता हुआ करते थे। काम देते थे, उनको पता लगता था ये एक्टर है, इसको काम देना है, बातचीत से ना। और उससे तब उस ज़माने में ये सब नहीं था ना, आपका ये सोशल मीडिया नहीं था कि आप जाएं, वहाँ तो मिलना पड़ता था, फेस टू फेस मिलना पड़ता था, उनसे बात करने के लिए पकड़ना पड़ता था, कैसे यार इनको ढूंढें। तो फ़ोन नंबर मिल गया, मैंने फ़ोन लगा दिया शाम को, उन्होंने काट दिया एक बार में, फिर मैंने लगाया दूसरी बार में, फिर उन्होंने काट दिया, फिर तीसरी बार लगाया, फिर मैंने कहा सर ऐसा है, मेरा नंबर आपके पास है, आप चाहे तो मुझे जेल में करवा दें, आप डायरेक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ, मैं किसके पास जाऊँ, कपड़ा बेचने वाले के पास, डॉक्टर के पास जाऊँ, चूना बेचने वाले के पास जाऊँ, सिगरेट बेचने वाले के पास जाऊँ, या लोहा बेचता है उसके पास जाऊँ, या जो सड़क बनाता है। आप डायरेक्टर हैं, मैं एक्टर हूँ, मेरा हक है आप पे, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। पर मुझे ये भी पता था कि ये इस चीज़ को समझेंगे। आप उसी से ऐसी बात कर सकते हैं जब आपको पता हो ये इस चीज़ को समझेगा। आज आप किसी ऐसे डायरेक्टर से बात कर लीजिए, वो गिरबान पकड़ने पर बात आ जाएगा। और भारती जी, उन्होंने मुझे बुलाया वेरी नेक्स्ट डे। अच्छा, एकदम सन्नाटे से में हो गए। मैंने कहा यार भाई ज़्यादा तो नहीं, क्या बोल दिया मैंने, इनको बोल तो दिया है। तो कहने लगे अच्छा ऐसा है, मैं फेमस में शूट कर रहा हूँ, आप आइए, दोपहर को आइए। मैं डरते डरते पहुंच गया। मैंने कहा ये ना हो मारे मुझे यार, कैसे साले तू ही था हैं, ये मुझसे बोल रहा था ऐसे ऐसे, ऐसा इधर आ। ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो वहाँ से बस वो फ्लोर था, जहाँ फ्लोर में एंटर कर रहे थे वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तो शाहरुख साहब एक लड़की के गेटअप में थे। तो बस हम दोनों थे, मैं एंटर कर रहा था उस दरवाजे के अंदर, वो दरवाजे से निकले और बीच में एक जो 5 फीट की जगह थी, तो वो जानबूझ के लड़की के गेटअप में थे, खूबसूरत लग रहे थे, जान के शोल्डर मार के गए क्योंकि वो कोट ऐसे निकल रहा था। तो हमने कहा हाय शाहरुख, how are you? तो दिल्ली में हम देखा दिखाई तो होती थी, कभी मंडे हाउस में अगर दिख गए या बंगाली मार्केट में दिख गए, या लेक टंडन साहब का एक शो हुआ करता था, उसमें मुझे भी लेकर गए थे। हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट थे जो हमारे थिएटर के मेकअप आर्टिस्ट थे, उस पिक्चर सीरियल में कर रहे थे, लेक टंडन साहब का एक शो था। तो टंडन साहब ने बोला था, देखो मैंने किसी को बोला हुआ है, ये मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 80s लेट 80s में, तो अगर वो नहीं हुए तो फिर मैं कंसीडर करूँगा। तो फिर साहब तो आना ही था। तो ये सब कुछ नसीब की बात है, मुझे बड़ा मज़ा आया। शाहरुख ने आपको रिप्लेस किया? मुझे रिप्लेस नहीं किया, देखिए ऐसा मत कहिए, ये मैंने आपको वो बात बताई है जो हुई मेरे साथ, रिप्लेस नहीं किया। अब टंडन साहब भी चले गए, लेक टंडन साहब भी चले गए, और हमारे एक जो मेकअप मैन साहब थे, उस ज़माने की बात है, उन्होंने ये कहा था मुझे कि भाई मैंने एक लड़के को बोल रखा है। तो उस ज़माने में शायद खान साहब यहाँ पे बम्बई में उनका कुछ चल रहा होगा, चीज़ें जो भी बन रही होंगी, तो उनका आना जाना लगा रहता होगा। तो वो उसमें उन्होंने कहा था अगर वो बिज़ी पाए गए तो हम आपको फिर पालेंगे तो वो सब नहीं था, लेकिन आई वॉज हैप्पी, चल रहा था, सब बढ़िया हो रहा है। टीवी से लेकर कमर्शियल्स किए मैंने बहुत सारे, जो मेरे बहुत हिट हुए, और फिर ये सब करते करते मैं चमकीला तक पहुंचा। इम्तियाज़ साहब के साथ बड़ा मज़ा आया, जेम ऑफ पर्सन, क्या टेक्नीशियंस हैं, क्या डायरेक्टर हैं, इंसान अच्छे हैं। और वो फिल्म की तो इसके बाद कुछ लोगों को समझ में आया कि यार अंकित सागर एक्टर है, कर सकता है। चमकीला के बाद थोड़ा सा मुझे एक पुश मिला मुझे चमकीला के बाद। मच नीडेड ना। धुरंधर से तो आपने हेडलाइंस बना ली। कैन यू जस्ट डू अ लिटिल एक्ट ऑफ खनानी सो दैट आई कैन रिकॉर्ड इट फॉर माय ऑडियंस? हाँ जी, खनानी के बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, जस्ट योर कैरेक्टर, कैन यू कम इनटू योर कैरेक्टर अगेन? कैरेक्टर में वापस घुस जाओ। नहीं देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात जी कहूँगा कि जो ऑडियंस को पसंद आया, एंड वो जो गुस्सा भी है आपका मुझ पर नहीं, शायद जावेद खनानी पर, मैं एक्टर हूँ, मुझे वो उस तरह का कैरेक्टर दिया गया ताकि जावेद खनानी को मैं ऑडियंस के पास, आपके पास पहुँचा सकूँ, कि वो जो नरेशन जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, जो डायरेक्टर की नरेशन थी, उन्होंने जो बताया था, मैं आप तक पहुंचा सकूँ। वो कोशिश की एज एन एक्टर, और बड़ा अच्छा ही लगता है। चाहे कुछ ऑडियंस से मुझे गालियाँ भी सुनने को मिली, वो मुझे लगा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। और आप पिक्चर को इतना पसंद कर रहे हैं और सुपर हिट हो चुकी है, मैं भी अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू करता हूँ। आप और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ आप जाकर देखिए, क्योंकि आप बहुत मिस करेंगे। धुरंधर इज़ द कंप्लीट सिनेमा, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मेरा अपनी एज 4 साल की एज से मैं पिक्चर देख रहा हूँ। वो एक अलग कहानी है, वो किसी दिन और भारती जी से डिस्कस होगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। ज़रूर जाइए। सेकंड पार्ट इसका आएगा 19 मार्च 2026 को। तो अगर आप सोचेंगे कि यार ये फिल्म मैं कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख लूँगा, वहाँ नहीं, इस पिक्चर का मज़ा सिनेमा हॉल में है गुरु, मज़ा आएगा। हंस दो, जावेद खनानी की तरह हंस दो। देखिए जावेद खनानी की तरह तो हंस देंगे, बस आप आइए, पिक्चर देखिए आप, हैं ठीक है। थैंक यू।